नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की स्पेशल सीरीज में अभी तक हमने दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंशों के बारे में डिस्कस किया है, जैसे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इन सभी वंशों के बारे में हमने एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कस किया है। आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन, कला एवं स्थापत्य एवं साहित्य। इस टॉपिक पर आधारित 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज हम लेकर आए हैं। सभी एमसीक्यू पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं। 746 पदों पर होने वाली कनिष्ठ सहायक की परीक्षा, लोअर पीसीएस, रेंजर परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा चाहे पटवारी लेखपाल का एग्जाम हो या फिर वीडियो वीपीडीओ का, अभी क्योंकि इनकी डेट घोषित नहीं हुई है, लेकिन इनके लिए भी ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। आने वाले पीसीएस एग्जाम के लिए भी ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो आप आज ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देख लेना, आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। मुस्लिम धर्म तत्वज्ञ की अक्सर उपेक्षा की जाती थी। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे, या फिर गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? अभी तक हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, दिल्ली सल्तनत के समय पर अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, इसीलिए इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है। अगला प्रश्न देखिए, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? यह प्रश्न आपके लिए बहुत इजी हो जाता है क्योंकि अगर आपने हमारी सीरीज को फॉलो किया है तो, क्योंकि अभी तक हमने 3 पार्ट रिलीज कर दिए हैं, आज ये चौथा पार्ट है। अगर आप 3 पार्ट पढ़कर आए हैं तो आपके लिए इन सभी के आंसर देना बहुत ईजी होगा। देखिए, क्या थे सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे दोस्तों? वो थे तुर्की, है ना। ज्यादातर सारे के सारे क्या, मतलब ज्यादातर, ठीक है, अगर हम बात करेंगे लोदी और सैयद, इनको छोड़ के ज्यादातर किसके थे? तुर्क के थे, ठीक है। तो तुर्क सुल्तान जो सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान, ये तुर्क वर्ग के थे, ठीक है। सुल्तान कौन होता था? जो केंद्रीय शासन का प्रधान हुआ करता था, ठीक है। और अमीर कौन हुआ करते थे? जो सल्तनत काल में जो प्रभावशाली पदों पर नियुक्त हुआ करते थे, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त व्यक्ति होते थे, उनको अमीर की संज्ञा दी जाती थी, ठीक है। और ऑफ कोर्स जो केंद्रीय शासन का प्रधान होगा उसको क्या बोला जाता था? सुल्तान बोला जाता था, ठीक है। अब अमीरों का प्रभाव कब ज्यादा अधिक होता था? जब सुल्तान आपका क्या होता था? अयोग्य होता था, या निर्बल होता था, या अल्पवयस्क आप कह सकते हैं, ठीक है। तब अमीरों का प्रभाव ज्यादा पड़ता था, ठीक है। और वैसे तो मेन कौन हुआ? सुल्तान ही हुआ। वो आपका केंद्रीय शासन का प्रमुख व्यक्ति है, प्रधान है, ठीक है। और अमीर कौन है? जो कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्ति हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? आपको बताना है, ठीक है। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवान ए मुस्तखराज बलबन, दीवान ए कोही अलाउद्दीन खिलजी, या फिर दीवान ए अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आपने 3 पार्ट शुरू के देखें तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है दीवाने बंदगान, ठीक है। दीवाने बंदगान का गठन किसके द्वारा किया गया था? फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। मैंने आपको बताया था कि जो फिरोज तुगलक है उसको दास रखने का बड़ा शौक था, ठीक है ना, गुलाम रखने का उसको बहुत बड़ा शौक था। इसके समय पर 1,80,000 गुलाम हुआ करते थे, यानी कि सबसे ज्यादा दासों की संख्या फिरोज तुगलक के टाइम पर हुआ करती थी। तो उसने उनकी देखरेख के लिए पृथक से एक विभाग का गठन किया था, जिसको बोला जाता था दीवाने बंदगान, ठीक है। दीवाने बंदगान उसको बोला जाता था, ठीक है। बाकी के बारे में भी आपको बता देता हूं। दीवान ए मुस्तखराज,
दीवान ए मुस्तखराज क्या था दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि भाई जो राजस्व व्यवस्था थी उसमें भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना करी थी। ठीक है, दीवान ए कोही ये क्या चीज है, दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था, ये कृषकों की सहायता के लिए शुरू किया गया था। ये सारी चीजें मैंने आपको शुरू में बताई हैं, लेकिन फिर भी आप इसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। ये किसानों की सहायता के लिए खोला गया था। ठीक है, तो ये कैसा था, कृषि विभाग था, कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये स्थापित किया गया था। जबकि दीवान ए अर्ज ये बलबन बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था, ये था सैनिक विभाग। ठीक है, तो ये इतना आपको पता होना चाहिए, आप बहुत इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना आप कौन सा सुमेलित नहीं है। दीवान ए मुस्तखराज अभी मैंने आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था राजस्व विभाग। ठीक है, दीवान ए अमीर को ही दीवाने को ही अभी मैंने आपको बताया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था कृषि विभाग। ठीक है, दीवान ए खैरात क्या था दोस्तों, ये था फिरोज तुगलक के द्वारा। ठीक है, ये एक दान विभाग था। खैरात का मतलब क्या होता है, दान देना। मैंने आपको फिरोज तुगलक वाली, अगर आपने तुगलक वंश वाली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको बताया था कि तो जो फिरोज तुगलक है वो उन्होंने एक दान विभाग की स्थापना की थी, जिसे दान दिया जाता था। जैसे कोई अगर विधवा है या कोई मुस्लिम लड़की है, गरीब लड़की है, तो उनके विवाह के लिए, ठीक है, और गरीबों को दान देने के लिए दीवाने खैरात खोला गया था फिरोज तुगलक के द्वारा। ठीक है, अब बात आती है दीवाने रियासत, ये बलबन से नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी है। वैसे सुमेलित कौन सा नहीं है, दीवाने रियासत नहीं है। दीवाने रियासत बलबन नहीं, इसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, बाजार नियंत्रण की प्रणाली अपनाई थी। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उसने मार्केट में जो वस्तुओं की कीमत है उनमें कंट्रोल किया था, उनके दाम नहीं बढ़ने दिए थे। तो उसके लिए उसने क्या किया था, विभाग को स्थापित किया था जिसको कि बाजार नियंत्रण विभाग के नाम से जाना जाता है। तो बाजार जो नियंत्रण विभाग है वो क्या है, दीवान ए रियासत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, काफी अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। काफी अच्छा प्रश्न है। इलबरी, खिलजी, तुगलक या फिर लोदी। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए, देखिए तुगलक में के समय पर जो विजारत है इसका चरमोत्कर्ष हुआ था। तुगलक काल को मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, विजारत का क्या मतलब होता है दोस्तों, एक संस्था है। ठीक है, इसको इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई है। इसमें मुस्लिम सम्राटों के अधीन जो मंत्री परिषद होते हैं उनके जो नाम व्यवहार में लाए जाते हैं उनको विजारत बोला जाता था। ठीक है, तो ये विजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की जो प्रेरणा है इनको फारस से मिली थी। ठीक, महमूद गजनवी के शासनकाल में उस समय पर जो विजारत में जैसे वजीर हुआ करते थे, ठीक है, तो राज्य का प्रधानमंत्री को वजीर बोला जाता था। ठीक है, ये मुख्यतः क्या होता था कि जैसे राजस्व विभाग है उसका ये प्रधान हुआ करता था। ठीक, तो लगान है, कर व्यवस्था और सैनिक में कितना खर्चा हो रहा, इन सभी की देखभाल ये करा करते थे। ठीक है, तो जो तुगलक का जो समय है, तुगलकों का समय है, उस समय पे जो विजारत है वो स्वर्ण काल में थी। उस समय पर वजीर का जो पद है वो अपने चरमोत्कर्ष में पहुंच गया था। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, फिरोज तुगलक के समय पे वजीर एक बहुत बड़ा पद माना जाता था, यानी कि वो अपने बिल्कुल टॉप पर हुआ करता था। ठीक, तो इसीलिए जो विजारत की मतलब ये भारतीय विजारत की जो संस्था है ये अपने चरमोत्कर्ष में कब पहुंची, तुगलक के समय पर पहुंची। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है। काफी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि भूमि उत्पादन में कर लगने वाले कर कौन कौन से हैं। ठीक है, हालांकि इसमें कूट दिए हुए थे, मैंने कूट नहीं बनाया, बस मैं आपको बता देता हूँ, आप इसका सही आंसर दे देंगे। ठीक है, अपने हिसाब से। तो देखिए मैं आपको बताऊं, जो खराज है ये भूमि कर है, उस्र भी एक भूमि कर है, मुक्तई भी एक भूमि कर है, लेकिन खुम्स ये कोई भूमि कर नहीं है, भूमि उत्पाद पे लगने वाला कर नहीं है। ठीक है, ये एक तरह का धर्मनिरपेक्ष कर मान लीजिए इसको। खुम्स का मतलब होता था लूट का धन। क्या होता था, लूट का धन। जब युद्ध में शत्रु राज्य पर आक्रमण करते थे राजा, तो वहां से जो भी धन लूट में प्राप्त होता था उसको खुम्स बोला जाता था। ठीक है, खुम्स। अब होता क्या था कि
जब लूट होती थी तो इसमें 4/5 भाग सैनिक बांट लेते थे आपस में, और 1/5 भाग क्या हो जाता था, राजस्व कोष में जमा हो जाता था या राजकोष में जमा हो जाता था। ठीक है, तो यही क्या कहलाता था, खुम्स कहलाता था। समझ में आया? तो 4/5 भाग सैनिक आपस में बांट लेते थे और 1/5 भाग कहाँ होते थे, राजकोष में जमा होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक MBT, इन दो के टाइम पर क्या होता था, उल्टा होता था। 4/5 भाग ये क्या करते थे, खुद राजकोष में रखते थे और 1/5 भाग सैनिकों में बांट दिया करते थे। ठीक है, इसी तरह से सिकंदर लोदी है, वो गड़े हुए खजाने में कोई भी हिस्सा नहीं लिया करता था। ठीक है, तो ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आप याद करेंगे तो काफ़ी मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने में, और ये आपके लिए बहुत ईजी भी हो जाएंगे। तो खुम्स का मतलब क्या होता है, लूट का धन, और इसमें 4/5 भाग सैनिक रखते हैं, 1/5 भाग राजस्व में जमा करना पड़ता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे उल्टा था, वो 4/5 भाग राजकोष में रखते थे और 1/5 भाग सैनिकों में बांट दिया करते थे। अगला प्रश्न, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? हालांकि मैंने ये आपको पूर्व में भी बताया है और ये प्रश्न काफी अच्छा है। इक्ता से इल्तुतमिश बनता है, तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इल्तुतमिश ने ही भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, अब ये इक्ता व्यवस्था क्या है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। देखिए, जो सेना में सैनिक हुआ करते थे उनको वेतन के बदले में भूमि दी जाती थी, उसको क्या बोला जाता था, इक्ता व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, अब बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि वो जो भूमि उनको दी जाती थी वो उसके मालिक नहीं हुआ करते थे। ठीक है, मालिक नहीं होते थे, लेकिन वो क्या करते थे, लगान ले सकते थे। ठीक है, लगान का उपभोग वो कर सकते थे। तो एक तरीके से क्या है कि ये लगान का स्थानांतरण हो गया, है ना, कि आपने क्या कर लिया, हस्तांतरणीय लगान ले लिया। ठीक, तो आपको क्या है कि इक्ता व्यवस्था में यही हुआ करता था कि जो सैनिक हैं या बड़े बड़े सेनापति थे उनको क्या होता था कि वेतन नहीं दिया जाता था, उसके बदले में भूमि दे दी जाती थी और कहा जाता था कि आप इस भूमि से जितना लगान वसूलना है आप वसूल सकते हैं। ठीक है, या कोई भी इसमें लिमिट हुआ करती होगी। ठीक है, लेकिन वो लगान वसूल कर सकते थे, लेकिन वो भूमि के मालिक नहीं हुआ करते थे। ये है इक्तादारी व्यवस्था। अगला प्रश्न देखिए, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। काफी अच्छा प्रश्न है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन हुआ करता था? चौधरी, रावत, मलिक या पटवारी? तो इसका राइट आंसर है चौधरी। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी दोस्तों। ठीक है, और इस ग्राम स्तर पे चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सर्व कर लगाया जाता था, ये सर्व होगा। ठीक है, हक ए सर्व मैंने आपको बताया भी था, हक ए सर्व किसने लगाया था? ठीक, व्यापार पर, सिंचाई पर, गैर मुसलमानों पर या फिर उद्योग पर? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सिंचाई पर। सिंचाई कर को ही सर्व या हक ए सर्व, हक ए सर्व कर बोला जाता था। ठीक है, देखिए ये किसके समय पर था? ये था दोस्तों फिरोज तुगलक के समय पर। ठीक है, जो फिरोज तुगलक थे इन्होंने क्या किया था, कई सारी नहरों का निर्माण किया था। ठीक है, बड़ी बड़ी शाही नहरों का निर्माण किया था। तो जब इस नहरों का निर्माण किया तो जो इन नहरों के जल का उपयोग करता था अपनी खेती में, तो उसको एक सिंचाई कर देना पड़ता था इस जल का यूज करने पर। तो उसी को क्या बोला जाता था, सर्व या हक ए सर्व कर बोला जाता था। हालांकि इतना भी मैं आपको बताऊं, जो फिरोज तुगलक हैं उसने कई सारे करों को समाप्त भी किया था। ठीक है, लेकिन ये जो सर्व कर था ये सिंचाई कर किसके द्वारा लगाया गया था? फिरोज तुगलक के द्वारा ही लगाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, जवाबित का संबंध किससे था? यह प्रश्न भी आ चुका है कई बार। राज्य कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून या फिर कृषि संबंधित कर? तो जवाबित का संबंध था दोस्तों राज्य कानून से, इसका संबंध था। अगला प्रश्न देखिए, हदीस है एक, हदीस क्या है भाई ना? इस्लामिक कानून, बंदोबस्त कानून, सल्तनत कालीन कर या फिर मनसबदार? तो इसका राइट आंसर है इस्लामिक कानून। ठीक है, हदीस दोस्तों क्या है? एक इस्लामिक कानून है। ठीक भाई, इस्लाम धर्म में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है कुरान
दूसरा है हदीस। ठीक है, तो इस्लाम धर्म के मुख्य स्रोत हैं कुरान और हदीस, दोनों को मिलाकर ही इस्लाम धर्म के बारे में पता लगता है अच्छे से। ठीक है, तो हदीस क्या है? इस्लामिक कानून। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। फवाजिल का क्या अर्थ हुआ करता था? कई जगह पे इसको फाजिल भी बोल सकते हैं, फवाजिल या फाजिल। इसका अर्थ क्या हुआ करता था? अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, कृषकों से ली जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली। ठीक है ना, या जबरन वसूली भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है दोस्तों फवाजिल का अर्थ होता है इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को ही फवाजिल बोला जाता था। अगला प्रश्न देखिए जो कि सल्तनत काल की मुद्राओं से रिलेटेड है, और ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है अलग अलग स्टाइल में, लेकिन मैं एक ही प्रश्न में आपको सारे प्रश्नों का सार बता दूंगा। सल्तनत काल में की दो प्रमुख मुद्राओं का नाम क्या था? सल्तनत काल की आपको दो प्रमुख मुद्राओं का नाम बताना है, तो मैं आपको बता दूं इसकी जो दो प्रमुख मुद्राएं हैं वो है, एक है टका, दूसरा है जीतल। तो ये दो प्रमुख मुद्राएं हैं, टका और जीतल। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ये बहुत ही प्रमुख शासक था, यह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए इसके द्वारा। ठीक है, मुद्रा प्रणाली में सबसे ज्यादा योगदान है इसका। दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सबसे ज्यादा मुद्रा प्रणाली में अगर नाम आता है तो वो इल्तुतमिश का आता है। ठीक है, उसने सिक्का चलाया, एक तो टका हुआ करता था चांदी का, ठीक है, और तांबे का होता था जीतल, तांबे का जीतल। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, इसके अलावा एक सिक्का और है ससगनी, ये भी आपका क्या था? चांदी का सिक्का था। अभी उसका यहाँ पर लिखा नहीं है, जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, उस पर बेस भी प्रश्न आ सकता है। तो ससगनी, ठीक, तांबे और चांदी, इनके सिक्के चलाए जाते थे। ससगनी भी किसका सिक्का था? चांदी का सिक्का था। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मुगल काल में ज्यादातर तांबे और चांदी के सिक्के चलाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? काफी अच्छा प्रश्न है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अलाउद्दीन मसूद शाह? तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, इनके सिक्के में सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। ऐसा नहीं है बगदाद के अंतिम खलीफा की बात हो रही है, बगदाद के खलीफाओं के नाम और सुल्तानों के सिक्कों में भी हुए हैं। जैसे इल्तुतमिश के सिक्के थे, उसमें भी बगदाद के खलीफा का नाम उल्लिखित हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अंतिम खलीफा की। ठीक है, तो अंतिम खलीफा का नाम अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर हुआ है, मतलब नामांकित हुआ है। ठीक है, ये आप याद रखना। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में। अब हम थोड़ा कला और स्थापत्य पर आ जाते हैं, उस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाजा सुना होगा आपने इसका नाम काफी। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज तुगलक? तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, कहाँ करवाया था? कुतुब मीनार के निकट, यानी कि ऑफ कोर्स दिल्ली में। ठीक है, इसका निर्माण में लाल पत्थरों और संगमरमर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, 1311 में ये बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। इसकी छत पर एक गुंबद है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि प्रश्न पहले भी पीसीएस में पूछा जा चुका है उत्तराखंड में। ठीक है, इसमें जो घोड़े की नाल के आकार के मेहराबदार प्रवेश द्वार हैं। ठीक है, यानी कि चारों जो इसकी दीवारियां हैं वहां पर घोड़े की नाल के, जैसे घोड़े की नाल होती है ना, इसके आकार के मेहराबदार प्रवेश द्वार हैं। तो घोड़े की नाल के आकार की मेहराब
सर्वप्रथम प्रयोग में कहाँ लाई गई थी? अलाई दरवाजा में प्रयोग में लाई गई थी। ये उत्तराखंड पीसीएस में प्रश्न आ चुका है, तो ये अलाई दरवाजा से संबंधित प्रश्न है, इतना आपको क्लियर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। तो मैंने आपको बताया उत्तराखंड पीसीएस में प्रश्न आ चुका है, अलाई दरवाजा में ये प्रयोग में लाई गई थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? काफी अच्छा प्रश्न है और इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कुतुब मीनार के निर्माण में तीन सुल्तानों का योगदान रहा है। सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे हैं इल्तुतमिश और तीसरे हैं फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर बात हो रही है फिरोज शाह तुगलक की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था, इल्तुतमिश ने मतलब निर्माण शुरू करवाया था, इल्तुतमिश ने उसको खत्म किया। तो उस समय पर 4 मीनारें हुआ करती थी कुतुब मीनार की, ठीक है, मतलब कि 4 मंजिला हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय पर इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि हो गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इसके ऊपर 2 मंजिल और बना दी, मतलब इसको भी ठीक करवाया, मतलब इसको 5 मंजिला बनवा दिया, ठीक। तो जो 5वीं मंजिल है वो किसके द्वारा बनाई गई? वो बनाई गई फिरोज शाह तुगलक के समय पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है। हुमायूं का मकबरा, बलबन का मकबरा, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा या फिर अलाउद्दीन का मकबरा? तो इसका राइट आंसर है बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा पहला ऐसा मकबरा है जो बिल्कुल विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। ध्यान रहे कहां पर है ये? इसको बोला जाता है किला ए राय पिथौरा। राय पिथौरा के समीप है ये। तो ये बलबन का मकबरा है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखना। स्वयं का मकबरा बनाया गया था ये बलबन के द्वारा। तो बलबन का जो मकबरा है किला ए राय पिथौरा विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित पहला मकबरा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। आपको उसके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो अब देखिए बहुत इजी है अब आपके लिए, आप सल्तनत वंश के बारे में अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले बात आती है तुगलाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सिकरी। अब आपको पता है भाई सबसे पहले क्या आएगा? कुतुब मीनार ही आएगा, क्योंकि कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश के समय पर ये पूरी हुई बन के। तो जो कुतुब मीनार है वो किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये है गुलाम वंश से रिलेटेड। तो सबसे पहले यही होना चाहिए, यानी कि सी का क्रम पहले आना चाहिए। इसके बाद देखिए गुलाम वंश के बाद कौन आया दोस्तों? खिलजी। खिलजी के बाद आया था तुगलक वंश, ठीक है। तो तुगलक वंश में कौन थे? तुगलाबाद किला तुगलक वंश ने बनाया, ठीक है। तुगलकाबाद किला या फिर तुगलकाबाद नगर था एक, ठीक, जो गयासुद्दीन तुगलक थे, जो कि तुगलक वंश के संस्थापक थे। इनके द्वारा दिल्ली में तुगलकाबाद एक नगर की स्थापना की गई और उसको सुरक्षित करने के लिए एक किला बनाया गया जिसको कि तुगलकाबाद किला बोला जाता है, ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स किससे रिलेटेड है? तुगलक मतलब तुगलक वंश से रिलेटेड है। तो अब अगला नंबर ए का ही आना चाहिए, ठीक। इसके बाद कौन आए थे भाई? तुगलक के बाद तो सैयद, फिर सैयद के बाद लोधी ना। तो लोधी वंश के शासकों ने क्या बनाया होगा? लोधी गार्डन बनाया होगा। तो सी ए बी हो गया। अब जो फतेहपुर सिकरी है ये अकबर के द्वारा बनाया गया, ठीक है। अब हम आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका निर्माण अकबर के द्वारा किया है, तो अकबर तो मुगल शासक हो गए, तो भाई ये हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा? सी ए बी डी। इस तरह से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा प्रश्न है। इस पर कई सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही प्रश्न करवाऊंगा। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो वो थे अभी कवि, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले देखिए कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। राणा कुंभा ने, कौन थे ये मेवाड़ के राजा थे। तो राणा कुंभा, इन्होंने जब मालवा में विजय प्राप्त की थी ना, तो तब उसके बाद इन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, ठीक है। उस समय पर इन्होंने क्या किया था? महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त करी थी। महमूद खिलजी, खिलजी वंश का शासक था। उस पर जब इन्होंने विजय प्राप्त करी तो चित्तौड़ में इन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था, ठीक है। उस समय पर इसका जो प्रशस्ति के रचयिता थे वो कौन थे? वो थे प्रशस्तिकार, स्तंभ के जो प्रशस्तिकार थे वो थे अभी कवि, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो राणा कुंभा है इन्होंने ही चित्तौड़ में
कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, बहुत विद्वान और महान संगीतकार भी थे ये, कुशल वीणा वादक भी थे, वीणा बहुत अच्छे से बजा सकते थे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा ये प्रश्न है। और कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया? चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? ऐसे करके कई सारे प्रश्न आते रहते हैं। मैंने एक ही प्रश्न लिखा है, ये आप यहां से कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं, आपको बताना है। अजमेर में कुव्वतुल इस्लाम, जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका राइट आंसर है अजमेर में कुव्वतुल इस्लाम। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम ये दिल्ली में, ठीक है, कहां पर है? दिल्ली में। भारत की पहली मस्जिद बोलते हैं इसको। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित करी गई थी। तो कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में। बाकी जौनपुर सही है, अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल और गुलबर्गा जामा मस्जिद, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के साहित्य से रिलेटेड भी काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं। हमने कोशिश करी है, वैसे सारे के सारे अलग अलग टॉपिक है, लेकिन हमने एक ही वीडियो में इन सब का निचोड़ निकालने की कोशिश करी है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके कम से कम समय में। तो देखिए, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? किताब उल हिंद सुना होगा आपने इसके बारे में, और हमने अब इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है। हसन निजामी, मिन्हास उस सिराज अल बरूनी, या फिर शम्स ए सिराज अफीफ। तो इसका राइट आंसर है अल बरूनी। अल बरूनी किताब उल हिंद के रचनाकार थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरब से आने वाले यात्रियों में सबसे प्रमुख अगर नाम बोलूंगा तो मैं वो होंगे अल बरूनी। ठीक है, इनका वास्तविक नाम भी पूछा जाता है, इनका वास्तविक नाम था अबू रेहान। ठीक है, तो तहकीके हिंद, किताब उल हिंद दोनों पूछे हो सकते हैं। तहकीके हिंद को भी किताब उल हिंद ही बोला जाता है। ठीक है, इससे हमें उस समय के भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है इस बुक से। अगला प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में, बाराबांकी में, एटा में, इटावा में। ठीक है, तो अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट शख्स हैं। इनका दोस्तों जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में पटियाली नामक स्थान पर। ठीक है, तो वैसे इसका राइट आंसर एटा दिया गया है आयोग के द्वारा। ठीक है, और कई जगह पे पटियाली भी लिखा होता है, तो पटियाली इसका राइट आंसर है। ठीक है, खुसरो को क्या बोला जाता? तूते हिंद की उपाधि दी गई है, स्वयं को इन्होंने तूते हिंद या हिंदुस्तान का तोता उपाधि से नवाजा है। ठीक है, तो एटा या फिर पटियाली दोनों ही सही राइट आंसर है। ठीक है, एटा को उस समय पे शायद पटियाली बोला हो जाता होगा, लेकिन पटियाली नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता बोला है? किसने बोला है? अमीर खुसरो ने। ठीक है, अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्होंने खड़ी बोली के विकास में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई थी। ठीक है, और निजामुद्दीन शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनके बारे में बोला जाता है कि इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ठीक है, अभी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो मैंने आपको बताया कि इन्होंने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। खुसरो विभिन्न भारतीय भाषाओं को बोल सकता था। ठीक है, जैसे हिंदी है, हिंदी को बहुत इजीली वो बोल लेता था, तुर्की बोल लेता था, भारतीय भाषाओं को बोलता था और हिंदी को भी बोलता था, और उसने खड़ी बोली के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित था? अभी मैंने आपको पहले बोला है कि 7 बादशाहों के दरबार से संबंधित था इसने, यानी कि 7 सुल्तानों का शासनकाल इसने देखा था। ठीक है, अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कैसे कैसे। तो पहले आपको मैं थोड़ा सा अमीर खुसरो के बारे में बता दूं। अमीर खुसरो आरंभ में जो बलबन का सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था महमूद, यह हमने आपको पहले ही बताया था। और जो महमूद था ये मंगोल के साथ मुकाबले में मारा गया था। ठीक है, अब मंगोलों ने क्या किया था कि जो अमीर खुसरो है इसको बंदी बना लिया, लेकिन किसी तरह से जेल से भागने में सफल हो गया, और फिर उसके बाद ये बलबन के राज दरबार में बैठ गया। ठीक है, तो गयासुद्दीन बलबन
सबसे पहले ये इसके दरबार में बैठा। फिर मैंने आपको पहले ही बताया था कि बलबन के बाद कौन आया था, कौन बैठा था दोस्तों, कैकूबाद, ठीक है ना, कैकूबाद, कैकूबाद जो कि बलबन का पोता था, ठीक है। इसके बाद आते हैं जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, इनके शासनकाल में भी था ये। जलालुद्दीन खिलजी कौन है, ये हैं खिलजी वंश के संस्थापक। फिर इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, बहुत इंपॉर्टेंट, अलाउद्दीन खिलजी, इनके शासन में भी काल रहे हैं। फिर इसके बाद आता है अलाउद्दीन के बाद मुबारक शाह खिलजी, ठीक है, मुबारक शाह खिलजी, इनके शासनकाल में भी अमीर खुसरो रहे हैं। अब मुबारक शाह खिलजी के बाद दोस्तों ये था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक कौन है, ये है तुगलक वंश का संस्थापक। और फिर इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, तो MBT इनके शासनकाल में रहे, ठीक है। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक जब संभाली मोहम्मद बिन तुगलक ने, तब इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। तो आप देख सकते हैं कौन कौन है, बलबन है, कैकूबाद है, ठीक है, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है, मुबारक शाह खिलजी है, गयासुद्दीन तुगलक है और मोहम्मद बिन तुगलक है। तो इस तरह से इसने 7 लोगों के 7 सुल्तानों के दरबार देखे। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, किसके दरबार में रहे, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है और उत्तराखंड PCS में आ चुका है प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मैंने आपको दोनों के बारे में बताया, लेकिन मैंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया कि जब इसने सत्ता संभाली तो उसमें आरंभ में ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई थी। इसका मतलब शासनकाल इसने देखा, लेकिन इसके दरबार में ये नहीं बैठा। तो बैठा किसके दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था अमीर खुसरो। तो यहां पर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक वैसे दोनों हैं, लेकिन आपका राइट आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कहता है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, किसके दरबार में रहे, शासनकाल इसने 7 सुल्तानों का देखा, लेकिन दरबार में किसके रहे, अलाउद्दीन खिलजी के रहे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए, नई फारसी काव्य शैली सबके हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। तो कौन थे, ये भी अमीर खुसरो ही थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि हिंदी खड़ी बोली का जनक इनको माना जाता है, अग्रगामी भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो इन्होंने नई फारसी काव्य शैली सबके हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता भी इनको ही माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने शिक्षण नहीं होगा दोस्तों, संरक्षण होगा, ठीक है, संरक्षण प्रदान किया। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया, अरबी, तुर्की, फारसी, उर्दू। तो इसका राइट आंसर है फारसी। देखिए, भारत में जो फारसी साहित्य का विकास है वो मुस्लिम विजेताओं के आगमन से ही शुरू हुआ, ठीक है, और इसे नया रूप देने का प्रयास भी किया गया था दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा, ठीक है। जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो उसके बाद जो फारसी है उसको राजभाषा का स्थान दिया गया था दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा, ठीक है। तो इन्होंने इस भाषा को काफी संरक्षण प्रदान किया। अगला प्रश्न है, आपको सुमेलित करना है, आपके सामने ऑप्शन है और आपको इसमें क्या करना है, सुमेलित करना है। सुमेलित करेंगे मतलब आप इसको कोशिश करिए मिलान करने की बस, ठीक है, आंसर आपको स्वयं पता लग जाएगा, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जियाउद्दीन बर्नी की। जियाउद्दीन बर्नी की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, उसका नाम है तारीख़ फिरोज शाही, ठीक है। तारीख़ फिरोज शाही की रचना की गई थी, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। तो तारीख़ फिरोज शाही यानी कि सी वाला ऑप्शन जियाउद्दीन बर्नी का होना चाहिए, सी से मिलान, ठीक। इसके बाद आता है हसन निजामी। हसन निजामी ने दोस्तों ये की थी ताजुल मासिर, ठीक है, ताजुल मासिर की रचना हसन निजामी के द्वारा की गई थी, यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है वो डी से मिलान होगा, ठीक है। जबकि मिन्हास उस सिराज की काफ़ी फेमस बुक है, उसका नाम है तबाक़त-ए-नासिरी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको तो आप बिल्कुल याद करिएगा, इसका सी वाला का मिलान होगा बी से। मिन्हास उस सिराज की है तबाक़त-ए-नासिरी, ठीक है। तबाक़त-ए-जो-नासिरी है वो सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो मिन्हास उस सिराज की है तबाक़त-ए-नासिरी। और इसके बाद आता है याहिया बिन अहमद, इनकी बुक का नाम है तारीख़-ए
मुबारक शाही। ठीक है, तारिक ए मुबारक शाही इनकी बुक है। ये सैयद वंश के शासक मुबारक शाह इन पर बेस्ड है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फिर से आपको क्या करना है, सुमेल करना है। फिर से आपके सामने बुक्स हैं और उनके आपको राइटर के नाम सुमेल करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मध्यकालीन। ठीक, तारिक ए हिंद, तारिक ए हिंद किसकी बुक है दोस्तों? ये है अल बरूनी की बुक। ठीक है, तारिक ए हिंद, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि ए का मिलान होगा सी से। अब इसके बाद आता है तारिक ए दिल्ली। तारिक ए जो दिल्ली है वो अमीर खुसरो की है। ठीक है, तो अमीर खुसरो इसका मिलना चाहिए, यानी कि डी वाला इससे मिलान होगा। रेहला, इसके बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इब्न बतूता की फेमस बुक है रेहला। ठीक है, तो रेहला यानी ए वाला। और इसके बाद आता है तबाकत नासिरी। तबाकत नासिरी किससे रिलेटेड है? फिर से मिनहास उस सिराज से। तो डी वाला किससे मिलेगा? बी से मिलेगा, तो सी डी ए बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान्य वाद्य का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? वीणा, ढोलक, सारंगी, सितार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सितार, इसका राइट आंसर है सितार। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो दोस्तों एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ भी था। ठीक है, तो इसने क्या किया था, ईरानी तंबूरे और भारतीय वीणा को दोनों को मिलाकर सितार का आविष्कार किया था। तो क्या हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ मिश्रण इसके द्वारा मिलाया गया था? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तबला का प्रचलन भी अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया था। सितार और तबला इन दोनों का प्रचलन अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। इन दोनों का आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो अभी इसका आंसर आप बहुत इजीली दे सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था राणा कुंभा। राणा कुंभा ने, जिन्होंने कि कीर्ति स्तंभ को स्थापित किया था चित्तौड़ में, और बहुत इंपॉर्टेंट है विजय स्तंभ भी इसको बोला जाता है। महमूद खिलजी के खिलाफ जब इन्होंने विजय प्राप्त की थी, तो उसकी याद में इन्होंने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ के निर्माण करवाया था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बोला था कि संगीत पर इनका बहुत ज़्यादा जोर था, मतलब बहुत अच्छे संगीतकार भी थे। तो इनके द्वारा संगीत पर पुस्तक के लेखक के रूप में भी इनको जाना जाता है, मतलब कई सारी बुक्स इन्होंने लिखी थी। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जिसने अपने संस्मरण लिखे, यानी कि अपनी जीवनी लिखी? इसको ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो कौन था वो था फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक कौन थे? तुगलक वंश के शासक थे। इन्होंने अपना संस्मरण लिखा था, इसका नाम है फुतूते फिरोज शाही, फुतूहात ए फिरोज शाही। ठीक है भाई, वो अपने आप को आदर्श मुसलमान के रूप में सिद्ध करना चाहता था, तो उसने फुतूहात ए फिरोज शाही नामक संस्मरण लिखा था या बुक लिखी थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। यूनानी, अंग्रेज, तुर्कों, मुगलों ने। तो इसका राइट आंसर क्या है? तुर्कों ने। ठीक है, तुर्क कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी दोस्तों? ये पोलो खेलते हुए ही घोड़े से गिर गए थे। चौगान, उसमें उसको क्या बुलाया था? चौगान। चौगान खेलते हुए जब एक घोड़े से गिरे थे, तब इनकी मृत्यु हो गई थी 1210 में। ठीक है, तो यहाँ से तुर्क, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तुर्की तो था ना, तो तुर्कों ने ही भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु भी चौगान खेलते हुए हो गई थी। ठीक है, घोड़े से गिरने के कारण हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए, फिर से आपको क्या करना है? सुमेल करना है। फिरोज तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन, जहांगीर, इनसे रिलेटेड आपको चीज़ों को बताना है। बहुत इजीली अब आप इसको बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने क्या करवाया था? नहरों का निर्माण। मैंने आपको बताया था ना, 5 बड़ी नहरों का इसने निर्माण करवाया था, और इसके लिए इसने सिंचाई कर भी रखा था, जिसको कि हक ए सर्ब के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि फिरोज तुगलक किससे जुड़ेगा? सी वाले से जुड़ेगा। बलबन, नैरोज, बिल्कुल सही है। बलबन ने नैरोज त्योहार का शुरू किया था, एक फारसी त्योहार था। नैरोज की शुरुआत की थी बलबन ने। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बी वाला तो सही है। अलाउद्दीन
का रिलेशन किससे है? मैंने आपको बताया था दीवान ए रियासत से। राजधानी के आर्थिक मामलों की देखभाल के लिए इसने दीवान ए रियासत यानी कि राजस्व विभाग की स्थापना करी थी अलाउद्दीन ने। तो सी वाला ए से जुड़ेगा और ये वाला तो सही है। जहांगीर के समय पर ही सर थॉमस रो या थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है, अंग्रेज था ये। अगला प्रश्न देखिए, निम्न यात्रियों के भारत में आने का क्या अनुक्रम रहा है? आपको बस काल अनुक्रम के अनुसार इनको सेट करना है। ठीक है, तो बताइए, इब्न बतूता, ट्रेवनियर, अलबरूनी, मनूची। सबसे पहले कौन आया होगा? अलबरूनी। देखिए अलबरूनी किसके संग आया था? महमूद गजनबी के साथ आया था। ठीक है, तो भारत विजय में आया था, तो 1000 के आसपास में आया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, अगला था इब्न बतूता। इब्न बतूता का अगला नंबर आता है दोस्तों, मोरक्को का ये यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर ये आया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ट्रेवनियर की। ट्रेवनियर है दोस्तों, ये फ्रांसीसी यात्री था, ये शाहजहां के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो अगला नंबर इसी का आ जाएगा यानी बी वाला। और जो मनूची है, मनूची दोस्तों ये क्या था? इतावली यात्री था। ठीक है, इतावली यात्री था, तो ये अराउंड 1653 के आसपास में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो डी वाला, मतलब यानी कि इसका नंबर आखिरी माना चाहिए, तो मनूची सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, ये इतावली यानी कि इटली का यात्री था और मतलब ये अराउंड 1453 के आसपास में ये आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। पहला देखिए क्या है? इब्न बतूता मोरक्को, बिल्कुल सही है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मार्को पोलो की, तो ये इटली का प्रसिद्ध यात्री था, वेनिस इटली से ये रिलेटेड है, तो ये भी बिल्कुल सही है। पांड्य शासक के शासनकाल में आया था ये भारत में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अब्दुल रज्जाक की, तो ये गलत है, ये तुर्की से नहीं, ये ईरानी यात्री था। ठीक है, ईरान से आया था ये, और ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर में आया था। विजयनगर अभी हमने पढ़ा नहीं है, वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। और फिर है नूनीस, ये पुर्तगाल है, तो ये भी ठीक है, ये पुर्तगाल का यात्री था, मतलब व्यापारी था, इस भी कह सकते हैं इसको, अश्व व्यापारी, घोड़ों के व्यापारी होते हैं ना, ये तो इसने भी विजयनगर में यात्रा की थी, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा अच्छा है, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? दस्तार बंदान किनको बोला जाता था? सूफी सन, खान, मलिक या फिर उलेमा? तो इसका राइट आंसर है उलेमा। दस्तार बंदान दोस्तों सल्तनत काल में उलेमा लोगों को दस्तार बंदान बोला जाता था, क्योंकि ये ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे हुए रहते थे, तो सामूहिक रूप से इनको दस्तार बंदान बोला जाता है। दस्तार बंदान का मतलब पगड़ी पहनने वाले। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा सर पे एक आधिकारिक रूप से पहनने वाली पगड़ी को धारण करके रखते थे, तो इसलिए इनको दस्तार बंदान बोला जाता था। तो उलेमा कौन होते थे दोस्तों? जो कि ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठने वाले व्यक्ति थे, तो इनको सामूहिक रूप से दस्तार बंदान बोला जाता था। अगला प्रश्न देखिए, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागर में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? चुंबकीय दिशा सूचक की योजना की मतलब कि भारतीय महासागर में प्रयोग हो रहा है, तुम चुंबकीय दिशा सूचक का यानी कि कंपास का प्रयोग हो रहा है, इसकी प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? मार्को पोलो, इब्न बतूता, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी या फिर निकोल कांटी? तो इसका राइट आंसर है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। ठीक है, यानी कि सदरुद्दीन मोहम्मद औफी है, इन्होंने अपने जो ग्रंथ है, पुस्तक है, उसमें इन्होंने बताया था कि भारतीय महासागरों में जो चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग हो रहा है, तो सबसे पहली जो सूचना है इनके द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, फिर से आपने क्या करना है, उनके कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना। बहुत जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। सबसे पहले बताइए कौन आएगा? सबसे पहले आएगी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का जो समय है वो क्या है भाई? वो है 1236 से लेके 1239 या फिर 1240 वंश की है, गुलाम वंश की। गुलाम वंश के बाद कौन आएगा? खिलजी वंश। खिलजी वंश में आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी हैं, 1296 से लेके 1316 तक। ठीक है, इसके बाद कौन आते हैं? इसके बाद आते हैं शेरशाह। शेरशाह का जो शासनकाल है वो है 1540 से लेके 1545। ठीक है, और फिर उसके बाद आते हैं अकबर। ठीक, तो अकबर का जो शासनकाल है काफी लंबा है, 1556 से लेके यानी कि पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो 1556 से लेके 1605 तक।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। बहुत इजी है, बहुत जल्दी से इसको बता सकते हैं। अब आपको तो ये सारी चीज़ें अब रट जानी चाहिए। ABCD में आप देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध आएगा। कब हुआ था दोस्तों? 1192 में, और यहीं से ही भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध में हरा दिया था। पहले वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता था 1191 में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट क्या होना चाहिए? देखिए, अगला होना चाहिए जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या है वो हुई थी 1296 में, ठीक है। आप आसानी से देख सकते हैं भाई, गुलाम वंश है, गुलाम वंश के बाद आया था खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक। तो भाई मोहम्मद तुगलक द्वारा दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण वो बाद में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है अफगानपुर षड्यंत्र। अफगानपुर षड्यंत्र क्या था? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है कि इसने षड्यंत्र करके गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश के संस्थापक थे, उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। तो ये 1325 के आसपास की घटना है, तो उसको अफगानपुर षड्यंत्र माना जाता है। तो ये भी तुगलक वंश से रिलेटेड है, भी बाद में आएगा। और जब फिर मोहम्मद बिन तुगलक बन गया, क्या सुल्तान बन गया, तो उसने फिर क्या की, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी ले गया था, ठीक है। तो ये भी बात की बात है। तो यानी कि जब मोहम्मद बिन तुगलक बना, उसके बाद इसने राजधानी का स्थानांतरण किया, तो ये घटना भी उसके बाद की है। तो देखा जाए तो क्या बनेगा दोस्तों? सबसे पहले DCBA, इस तरह से होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? अभी हमने पढ़ा था कि भाई दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे लंबे समय तक किया था, तो वो थे तुगलक वंश। अब ये बात आ रही है कि किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो इसका राइट आंसर है खिलजी वंश। खिलजी वंश ने बहुत कम समय तक शासन किया। इन्होंने कुल 30 साल तक राज किया, 1290 से लेके 1320 तक रहे थे, ठीक है। अब तुगलक वंश की बात करें, सबसे लंबा शासन था इनका। तुगलक वंश ने क्या किया था, जो कि मतलब पहले अगर हम देखें तो, जैसे अगर हम दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की बात करें, तो वो थे आपके 1206 से लेके 1290, ठीक है। 1206 से लेके 1290, ठीक है। उसके बाद फिर 1320, फिर उसके बाद 1290 से लेके 1320 कौन सा आया था? खिलजी वंश आया था। फिर 1320 से लेके 1414 तक, 1320 से लेके 1414 तक, मतलब कि 94 सालों तक तुगलक वंश रहे, ठीक है। उसके बाद फिर 1414 से 1450 तक या 51 तक भी मान सकते हैं, यानी कि कुल मिला के 36 साल ये रहे थे सैयद वंश, ठीक है। और फिर उसके बाद आए थे लोदी। लोदी आए थे 1450 या 1451 मान लीजिए, वहां से लेके 1526 तक, यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध तक, ठीक है। तो यानी कि 76 साल, ठीक है। 76-75 साल इनके मान लीजिए। तो सबसे कम किसका दिखता है? खिलजी वंश का दिखता है 30 साल। सैयद वंश फिर भी 36 साल चला। अगला प्रश्न देखिए, आइन उल मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? काफी अच्छा प्रश्न है, किस शासक के अधीन इसने सेवा नहीं की? देखिए, आइन उल मुल्तानी ने अलाउद्दीन खिलजी के अंडर काम किया, मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर काम किया, फिरोज शाह तुगलक के अंडर में काम किया, लेकिन इल्तुतमिश के अंडर इसने कभी भी सेवा नहीं दी थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय पर इसको अलाउद्दीन खिलजी ने मध्य भारत में भेजा था, ठीक है, और जहां पर इसने मालवा में विजय प्राप्त की थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूत के समय में हुई थी? ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, उत्तराखंड में आ चुका है। सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है जौहर प्रथा। राजपूत क्या करते थे कि अगर मुस्लिम आक्रमणकारियों से पराजित हो जाते थे राजपूत, तो उनकी जो स्त्रियां हैं वो अपनी रक्षा के लिए जौहर प्रथा अपना लेती थी, यानी कि जौहर कर लेती थी। तो इसमें क्या होता था कि अगर राजपूत पुरुष युद्ध में मारे जाते थे, तो जो स्त्रियां हैं वो सामूहिक रूप से चिता में कूद जाती थी, अपनी जान दे देती थी। तो इसको जौहर प्रथा बोला गया था। तो इस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो जो कि थोड़ा सा हटकर है, निम्नलिखित मध्यकालीन लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? मालधर बसु, हेमचंद्र सूरी, पार्थ सारथी, या फिर सायण? तो काफी अच्छा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा टफ भी है। इसका राइट आंसर है हेमचंद्र सूरी, ठीक है। हेमचंद्र सूरी दोस्तों मध्यकालीन
लेखकों में से एक है जो कि जैन धर्म का अनुयायी था और ये जय सिंह सिद्धराज के दरबार में बैठता था। ठीक है, अभी हमने इसके बारे में वैसे पढ़ा नहीं है, आगे जाके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अब ध्यान रखना कि मध्यकालीन लेखक था हेमचंद्र सूरी जो कि जैन धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको मिलान करना है, बहुत फेमस युद्ध यहाँ पर लिखे हुए हैं और आपको मिलान करना है। सबसे पहले देखिए प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1757 में, तो यानी कि डी वाला इससे मिलेगा। ठीक है, प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ठीक, इसके बाद आता है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और किसके समय पर हुआ था? अशोक के समय पर हुआ था। इस युद्ध में भारी रक्तपात को देखकर अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था। ठीक है, इस युद्ध की बारे में जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। अगला आता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे एग्जैक्ट 1576 1575 भी है कई जगह पे। तो ये हुआ था मुगल सम्राट अकबर और बहुत इंपॉर्टेंट शख्स महाराणा प्रताप, इनके बीच में ये लड़ा गया था युद्ध, जिसमें अकबर को विजयी माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में है, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में हुआ था। ठीक है, कौन विजयी रहा था? मोहम्मद गौरी इसमें विजयी हो गया था। तो इस तरह से हम मिलान इसमें कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपको फिर से मिलान करना है, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए, सबसे पहले आता है अकबर। अकबर ने क्या किया था? अकबर ने दोस्तों आइन ए दहसाला, ठीक है, आइन ए दहसाला पद्धति का संबंध था अकबर से। भू राजस्व की व्यवस्था है ये, तो ए वाले का तो मिलान किससे होगा? सी से होगा। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद तुगलक का अगर देखा जाए कार्य तो वो क्या था? प्रतीक मुद्रा। मैंने आपको बताया था कि इसने प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किया था। ठीक है, तो प्रतीक मुद्रा तो किससे रिलेटेड होगी? मोहम्मद बिन तुगलक से, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका मिलना चाहिए। इल्तुतमिश ने क्या किया था? इसने चहलगानी अमीर या फिर इसको तुर्क ए चहलगानी का गठन, ठीक है, तुर्क ए चहलगानी भी बोला जाता था, तो यानी कि बी वाला इससे मिलना चाहिए। और शेर शाह ने का रिलेशन है सड़क ए आजम से। ठीक है, शेर शाह ने अपने समय पर एक सड़क ऐसी बनाई थी जो कि लाहौर से लेके बंगाल तक जाती थी, सबसे लंबी थी, तो उसको सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब इस सेशन का दोस्तों आखिरी प्रश्न आ गया है। 13वीं और 14वीं शताब्दी के में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किसकी खेती नहीं करता था? गेहूं, जौ, चना, मक्का। काफी अच्छा प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मक्का। देखिए, उस समय पर कृषि ही भारतीयों की जीविका का प्रमुख आधार हुआ करती थी। अधिकांश जनसंख्या भारत की कृषक ही हुआ करती थी। ठीक है, तो उस समय पर जैसे गेहूं, जौ, चावल, कपास, मक्का ये सब हुआ करता था। ठीक है, सॉरी, मतलब मक्का नहीं हुआ करता था। मक्के मतलब गेहूं, जौ, चावल, कपास, चना, इन सब की एक खेती उस समय पे हुआ करती थी, लेकिन मक्के की खेती हुआ नहीं करते थे। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण में विभिन्न प्रकार के मसाले भी उगाए जाते थे, लेकिन मक्के का कहीं भी वर्णन नहीं मिला है। ठीक है, तो भारतीय कृषक किसकी खेती नहीं करता था 13वीं 14वीं शताब्दी में, यानी कि सल्तनत काल के समय पे, मध्यकाल के समय पे, तो वो था मक्का का। तो ये थे दोस्तों 50 प्रश्न। आई होप कि आपको ये अच्छे लगे होंगे और आपको काफ़ी नॉलेजेबल लगे होंगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसको अगर काम पसंद आता है तो उसको ज़रूर शेयर कर लेना, आप सभी को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।